Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hi everyone, welcome to Educami, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educami.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट phosphorus cycle. The phosphorus cycle involves substantial atmospheric interactions allowing for its easy dissolution in water from the air. Second statement is phosphorus primarily exists in the form of minerals within phosphate rocks, entering the phosphorus cycle through processes like erosion and mining activities. The third statement is phosphorus plays a key role in driving the proliferation of both rooted and free-floating microscopic plants in aquatic ecosystem, contribute to their excessive growth. Now, how many of the above statements are correct about phosphorus cycle? The options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. Only one statement is correct. Only 2 statements are correct. All the 3 statements are correct. Or none of the above given statements are correct. सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है, and then we will discuss about phosphorus cycle. तो इसका सही आंसर है ओनली 2। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें कि यहां पर इट इन्वॉल्व सब्सटैंशियल एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज फॉस्फोरस साइकिल इज अ प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल साइकिल। टेरेस्ट्रियल साइकिल क्या हुआ कि इसमें जो इसका रिसाइकलिंग हो रहा है और जो आप बोल सकते हैं इसका जो पूरा प्रोसेस है दैट इज यू मे से चैनलाइज थ्रू लैंड एंड वाटर बॉडीज ओनली। ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेयर यूज नहीं होता है। जैसे आप नाइट्रोजन के केस में देखते होंगे कि नाइट्रोजन इज बीइंग फिक्सेटेड बाय बैक्टीरियाज इन द सॉइल। तो सबसे पहले नाइट्रोजन इज इन एटमॉस्फेयर, वहां से फिक्सेशन होता है सॉइल में, तो वहां पे देयर इज एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट आल्सो, टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट आल्सो। लेकिन यहां पर क्या है कि सिर्फ आपने देखा कि रॉक फॉस्फेट्स में आपके जो फॉस्फोरस होता है उसके बाद थ्रू इरोजन्स और माइनिंग एक्टिविटी इट कैन एंटर सॉइल, आफ्टर दैट इट गेट वॉश्ड। इसका जो है वॉशिंग के बाद ये लेक्स में, रिवर्स में जा सकता है वेयर इट कैन कॉज यूट्रोफिकेशन, जो हमने देखा कि आपके प्लांट का ग्रोथ में ये मदद कर सकता है वहां पे, एंड इट कैन कॉज यूट्रोफिकेशन लाइक एक्टिविटीज, और फिर वापस से जो है ये आपके रॉक में जो है इसको कंडेंस होके फिर से ये रॉक में पहुंच जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है, तो इसी कारण इट इज कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल साइकिल। तो इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत था। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। यहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और इनके बीच का रिलेशंस दिया हुआ है, तो हम लोग को क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज बार्नाकल्स ऑन व्हेल्स। द सेकंड इज लाइकेन व्हिच इज बेसिकली फंगाई एंड algae. Third is oxpeckers and large mammals. The question क्या आपसे पूछा गया है, which of the above relations can be categorized as म्यूचुअलिज्म। यहां पर जो रिलेशंस दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन सा रिलेशंस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज म्यूचुअलिज्म। द ऑप्शंस गिवन आर ओनली वन ऑफ देम, ओनली टू ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम कैन बी कैटेगराइज एज म्यूचुअलिज्म, और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज। तो इसका सही आंसर क्या है,
ओनली टू। पहला जो है बार्नेकल्स ऑन व्हेल्स, दैट इज नॉट म्यूचुअलिज्म, दैट इज एक्चुअली कमेंसलिज्म। देखिए कमेंसलिज्म क्या होता है, जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रह रहे हैं लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही हार्म हो रहा है और ना ही बेनिफिट हो रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहां पर बार्नेकल्स ऑन व्हेल्स आप देखेंगे, बेसिकली बार्नेकल्स ऐसा स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है, आप देखेंगे स्किन, अगर आपने व्हेल का वीडियोस देखा है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच, वहां पर उनके फिन्स पे ऐसा अटैच्ड होता है। तो इनको क्या होता है कि ये दे गेट न्यूट्रिएंट रिच वाटर, जो कि व्हेल जैसे जैसे ट्रैवल करता है तो इन्हें न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिलता है जो इनके ग्रोथ में इनको मदद करता है, लेकिन व्हेल्स को इनसे कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ कमेंसलिज्म। लेकिन वहीं हम लोग लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में हमने बोला कि आपका जो है एक फंगाई होता है और एल्गे होता है और जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, एंड द फंगाई प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर व्हाइल द एल्गे और द साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब जो एल्गे है वो फूड प्रोड्यूस करता है और जो फंगाई है वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो एक दूसरे के साथ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म में किया जाता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सपेकर एंड लार्ज मैमल्स की बात करें तो ऑक्सपेकर्स क्या है, बर्ड्स दैट पर्च ऑन लार्ज मैमल्स लाइक राइनोस एंड जिराफ्स, दे ईट ticks and other parasites of mammal skin benefiting from food source। और वहीं पर mammals को क्या होता है कि they are relieved of parasites। चलिए moving on to the next question, arrange the following ecosystems in the increasing order of biomass productivity। देखिए बायोमास प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि अगर हम लोग इस जो भी इकोसिस्टम आपको दिया हुआ है उसका अगर हम लोग 1 स्क्वायर मीटर ले लें पर ईयर में वो कितना ग्राम बायोमास प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड बायोमास प्रोडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर इकोसिस्टम दिए हुए, आपको इंक्रीजिंग बायोमास प्रोडक्टिविटी में अरेंज करना है। द फर्स्ट इज टुंड्रास, सेकंड इज ओपन सी, थर्ड इज कोरल रीफ्स और फोर्थ है स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए 2 1 3 4, 1 2 4 3, 1 2 3 4 और 3 1 2 4। तो अरेंज करिए, जल्दी से बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी का सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 1 3 4, यानी सबसे कम है यहां पर चारों ऑप्शंस में से ओपन सीज, उसके बाद आपका टुंड्रास, थर्ड इज कोरल रीफ एंड फोर्थ इज स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। देखिए यहां पर आपको कोरल रीफ, स्वॉम्प्स एंड मार्शेस तो सबको पता है कि बहुत हाई प्रोडक्टिविटी वाला एरिया है, लेकिन यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है टुंड्रास एंड ओपन सी में। लेकिन ओपन सी जो है उसमें आप देखेंगे दैट इज 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोड्यूस करता है और टुंड्रास में अराउंड 140 है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टुंड्रास जो है वो ओपन सी से ऊपर है। अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट है दैट इज 2500 इन स्वॉम्प्स एंड मार्शेस, उसके बाद कोरल रीफ्स, एल्गल बेड्स, रिवर एस्चुरीज, टेम्परेट फॉरेस्ट, कल्टिवेटेड लैंड्स, उसके बाद हमने देख ही लिया। देखिए यहां पर एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी नॉट टोटल बायोमास। अगर टोटल बायोमास की बात करें तो ऑल्दो ओपन ओशन में बायोमास प्रोडक्टिविटी काफी कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे अर्थ पे ओशन कितना ज्यादा लार्ज है। अगर सारे ओशंस का अगर हम लोग बायोमास प्रोड्यूस पर ईयर निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो उस हिसाब से ओपन सी का काफी कम होता है दैट इज 125 और सबसे ज्यादा यहां पर किसका होता है, स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। यहां पर कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरी दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि लोकेटेड है इन बस्तर रीजन। बस्तर रीजन कहां है हम लोग बाद में देखेंगे, जिनको पता है पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बस्तर रीजन। तो यहां पर आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ए बंधवगढ़ नेशनल पार्क, बी दांदेली सेंचुरी, सी राजाजी नेशनल पार्क एंड डी इज इंद्रावती नेशनल पार्क। ये दिस इज अ PYQ, बहुत पुराना क्वेश्चन है यूपीएससी का, लेकिन ये आज के दिन में भी काफी रेलिवेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और सेंचुरी रहते हैं इस पर बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन। द पार्क इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 97.4 किलोमीटर फ्रॉम बस्तर। यहां पर आप देख सकते हैं इंद्रावती, आपको यहां पर दिख रहा होगा, यू कैन सी दी नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, न्यूज में भी रहता है और जनरली जो न्यूज में रहते हैं नेशनल पार्क, ये तो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। कोशिश करिए कि मैप पर मार्क करिए, स्टेट वाइज मार्क करिए ताकि याद रहे। आप जैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे कि राजाजी तो नहीं होगा, बंधवगढ़ भी नहीं होगा, बिकॉज ये सब काफी सुने हुए नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है दांदेली एंड इंद्रावती, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, डी इंद्रावती नेशनल पार्क। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, lead and mercury. Second is coal fired power plants releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen in the environment. Third is high ash content is observed in Indian coal. Now which of the above statements given above is or are correct? Options are 1 only, 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 and 3. सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है कोल ऐश जो कोल बर्निंग से निकलता है उसमें पाया गया है मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, इन सब के कंटेंट देखने को मिले हैं। एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो रिलीज करता ही है, नाइट्रोजन के भी डिफरेंट ऑक्साइड्स को रिलीज करता है, NO2, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है एंड डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स भी रिलीज करता है। बहुत मेजर सोर्स है ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। थर्मल पावर प्लांट से काफी ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, इसी कारण हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि पॉल्यूशन कम करे। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट था आपका कि हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, बिल्कुल सही है। इंडियन कोल में आपका ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप पर केजी कोल में निकाले तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऐश कंटेंट निकलता है। इसी कारण थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू बर्न अ लॉट ऑफ कोल, जिसके वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कोल पाया जो जाता है वो दैट इज नॉट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, तो इसी वजह से वी हैव हाई ऐश कंटेंट। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी जो था वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो थे वो बिल्कुल सही थे अबाउट कोल बर्निंग। और इसी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। कीप इन टच विद प्रीलिम्स नॉलेज, क्योंकि अगर आप नॉलेज के टच में रहेंगे तो एग्जाम जब आने लगेगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत चीज रिवाइज कर रखा होगा तब तक। और जो चीज कहीं पर लगता है कि अगर आपको मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने देखा फास्फोरस साइकिल, तो आप जाके फिर से वापस अपने एनसीईआरटीज नोट्स को रिवाइज करिए कि फास्फोरस साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, कार्बन साइकिल में क्या होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।